तो चलिए आज बात करते हैं फैंटेसी स्पॉट्स के बेताज बादशाह ड्रीम 11 की। आखिर वो कौन सा इंजीनियरिंग कमाल है जो इसे चलाता है? आइए समझते हैं। जरा सोचिए, किसी बड़े चैंपियनशिप मैच के शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले का माहौल क्या होता है। लाखों करोड़ों फैंस एक साथ अपनी अपनी फैंटेसी टीम फाइनल करने में जुट जाते हैं। और इस भीड़ का आलम यह है कि पीक टाइम पर ड्रीम 11 के प्लेटफॉर्म को हर मिनट 8 करोड़ से ज्यादा रिक्वेस्ट्स हैंडल करनी पड़ती हैं। 8 करोड़। इसे समझने वाले लोग इसे कोई मामूली यूजर स्पाइक नहीं कहते, नहीं, वो कहते हैं ये एक ज्वालामुखी ट्रैफिक विस्फोट है। मतलब ट्रैफिक धीरे धीरे नहीं बढ़ता, बल्कि एक झटके में सुनामी की तरह आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई ऐसा सिस्टम बनाया कैसे जाए जो इतने भयंकर दबाव के नीचे टूटकर बिखर ना जाए। यही वो इंजीनियरिंग पहेली है जिसे ड्रीम 11 ने सुलझाया है। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती की गहराई को समझते हैं। एक इंजीनियर ने तो ऐसे बैकएंड इंजीनियर का फाइनल बॉस लेवल तक कह दिया है। अब देखिए, ये ट्रैफिक सुनामी है क्या। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही समय पर ऑनलाइन। इनमें से 80% लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर लॉगिन करते हैं। अरबों रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं, स्कोर रियल टाइम में सिंक हो रहा होता है, और इन सब के बीच असली पैसों का लेन देन भी चल रहा है। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस सबसे निपटने का राज क्या है? इसका जवाब है अपाची काफका, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। हर एक एक्शन को, चाहे वो टीम बनाना हो या कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना, एक इवेंट की तरह देखा जाता है। और ये सब काम करता है एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पर। आसान भाषा में कहें तो सिस्टम के अलग अलग हिस्से सीधे एक दूसरे से बात नहीं करते। वो काफका को संदेश भेजते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालना। इससे फायदा ये है कि अगर एक हिस्सा धीमा पड़ जाए या बंद हो जाए तो पूरा सिस्टम बैठ नहीं जाता। ये डायग्राम इसी चीज को दिखाता है। देखिए कैसे यूजर का हर एक्शन एक डेटा की नदी में बदल जाता है। काफका इस नदी को संभालता है और फिर सिस्टम की अलग अलग सर्विसेज अपनी जरूरत के हिसाब से इससे डेटा लेकर अपना काम करती हैं। ड्रीम 11 के लिए काफका ही सत्य का एकमात्र स्रोत है। मतलब यूजर के रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉन्टेस्ट में एंट्री तक हर एक छोटी बड़ी चीज का हिसाब काफका के पास एक व्यवस्थित लॉग में दर्ज रहता है। कुछ भी छूटता नहीं है। अब काफका से इवेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन जब हर सेकंड लाखों इवेंट्स हों तो उन्हें नॉर्मल डेटाबेस से पढ़ना बहुत बहुत धीमा पड़ जाता है। यहाँ सिस्टम को चाहिए एक सुपर फास्ट स्पीड लेयर। और यहीं पर डिस्क और मेमोरी का फर्क समझ आता है। डिस्क से डेटा पढ़ना मतलब लाइब्रेरी में जाकर एक किताब ढूंढना, और मेमोरी से पढ़ना मतलब वो किताब पहले से ही आपके हाथ में है। स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है, और रियल टाइम अपडेट्स के लिए यही चाहिए। तो ड्रीम 11 क्या करता है? वो एक हाइब्रिड या मिला-जुला तरीका अपनाता है। मतलब वो रेडिस और एरोस्पाइक जैसे दो जबरदस्त कैशिंग टूल्स का इस्तेमाल करता है। रेडिस का इस्तेमाल होता है बहुत तेज कामों के लिए, जैसे धोखाधड़ी का पता लगाना, और एरोस्पाइक बड़े पैमाने पर डेटा कैश करता है, जैसे रियल टाइम लीडर बोर्ड्स। अच्छा, तो सिस्टम तेज है ये तो ठीक है, लेकिन जब लाखों लोग एक साथ दरवाजे पर आ खड़े हों तो क्या? इसका जवाब है ऑटो स्केलिंग। ये एक इलास्टिक शील्ड की तरह है जो कुबरनेटिस की मदद से काम करती है। सबसे पहले सिस्टम लगातार ट्रैफिक पर नजर रखता है। जैसे ही ट्रैफिक एक तय सीमा को पार करता है, एक अलार्म बजता है। फिर सिस्टम फौरन नए सर्वर चालू कर देता है ताकि लोड संभल सके। और जैसे ही मैच शुरू होता है और ट्रैफिक कम होता है, फालतू सर्वर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। इससे परफॉर्मेंस भी बनी रहती है और पैसे भी बचते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें असल में एक साथ कैसे काम करती हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ड्रीम 11 का बनाया हुआ एक सिक्योरिटी सिस्टम, जिसका नाम है फेंस। तो एफेंस के सामने चुनौती क्या थी? ऐसे लोगों को पकड़ना जो बोनस ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए एक से ज्यादा अकाउंट बना लेते हैं। और ये काम करना था रियल टाइम में, जैसे ही वो रजिस्टर करें। इतने बड़े स्केल पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये रहा उसका आर्किटेक्चर। देखिए, काफका नए यूजर के रजिस्ट्रेशन का इवेंट लेता है। स्पार्क जैसे प्रोसेसिंग टूल इन इवेंट्स को एनालाइज करके धोखाधड़ी वाले कनेक्शन ढूंढते हैं, और रेडिस वो अपनी सुपर फास्ट मेमोरी से इन धोखेबाजों के ग्रुप्स को तुरंत पहचानने में मदद करता है। और इसका नतीजा? ये ग्राफ सब कुछ बता देता है।
ये दिखाता है कि जो तरीका कैशिंग का इस्तेमाल करता है, यानी अप्रोच 3, उसका रिस्पॉन्स टाइम हमेशा फ्लैट, मतलब 4 सेकंड से भी कम रहता है, चाहे सिस्टम पर कितना भी लोड क्यों ना हो। एकदम कमाल। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? ड्रीम 11 के इस विशाल स्केल को संभालने के पीछे का ब्लूप्रिंट क्या है? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, काफका का इस्तेमाल करके सिस्टम के हिस्सों को एक दूसरे से अलग रखना यानी डीकपल करना, जिससे सिस्टम मजबूत बनता है। दूसरा, रेडिस और एरोस्पाइक से जबरदस्त कैशिंग करना ताकि डेटा मिलीसेकंड में मिल सके। और तीसरा, कुबरनेटिस के जरिए ऑटो स्केलिंग, ताकि ट्रैफिक के हिसाब से रिसोर्स घटते बढ़ते रहें। तो ड्रीम 11 ने एक ऐसे तूफान के लिए खुद को तैयार किया है जिसके आने का पता होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब अगली कोई बिलियन यूजर ऐप आएगी और उसे एक ऐसे तूफान का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो, तब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में सिस्टम डिजाइन की दिशा तय करेगा।